एवरीवन, आप सबका स्वागत है विद्या यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम DU BA प्रोग्राम सेमेस्टर 4 में पॉलिटिकल साइंस मेजर का पेपर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया भारत में सार्वजनिक संस्थान की यूनिट 1 सार्वजनिक संस्थाओं का अध्ययन इसे पढ़ेंगे। सार्वजनिक संस्थाओं का अध्ययन इस यूनिट के अंदर हमें कई टॉपिक्स को कवर करना है, जैसे सार्वजनिक संस्थाओं का क्या अर्थ होता है, उनकी अवधारणा क्या है और परिभाषा। साथ ही साथ हमें ये भी पढ़ना है कि किसी भी देश में सार्वजनिक संस्थाओं की क्या आवश्यकता है, सार्वजनिक नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सार्वजनिक संस्थाएं किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती हैं और किसी भी देश के विकास में उनकी क्या भूमिका होती है। देश की अनूठी जटिल सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां होते हुए भी भारत में विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों का विकास किस प्रकार से हुआ और भारत में समकालीन सार्वजनिक संस्थाओं से जुड़ी समस्याएं क्या क्या हैं। तो अब हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले सार्वजनिक संस्थाओं की परिभाषा। सार्वजनिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जो जनता की सेवा, कल्याण और न्याय सुनिश्चित करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए स्थापित की जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं सार्वजनिक संस्थाओं का अर्थ तथा अवधारणा। सार्वजनिक संस्थाओं से आशय उन संगठनों और निकायों से है जो जनता के हित में कार्य करते हैं और सरकारी अथवा कानूनी ढांचे में संचालित होते हैं। उदाहरण के लिए संसद, विधायिका, कार्यपालिका अर्थात कार्यकारी शाखा, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, मानवाधिकार आयोग, ये सभी सार्वजनिक संस्थाओं के उदाहरण हैं। संघीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार या नगर पालिका द्वारा स्थापित या नियंत्रित कोई भी इकाई जिसमें उच्च शिक्षा संस्थान और संबंधित अनुसंधान संस्थान भी शामिल है को एक सार्वजनिक संस्थान माना जाता है। यह एक ऐसा संगठन है जिसका स्वामित्व या संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। कुछ मामलों में गैर सरकारी संगठनों को भी सार्वजनिक संस्थान माना जाता है। सार्वजनिक संस्थान सर्वप्रथम सभी स्तरों पर सभी आयामों में सरकार से संबंधित होते हैं। इसमें स्थानीय, राष्ट्रीय और राज्य सरकारें साथ ही सरकारों के बीच किए गए सुसंबद्ध सम्मेलन और अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं। ये संस्थाएं देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर कार्य करती हैं। सार्वजनिक संस्थाएं लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला हैं और किसी भी देश के राजनीतिक, संवैधानिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक देश में सार्वजनिक संस्थाओं का एक समूह होता है जो राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की प्रकृति का निर्धारण करता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत में सार्वजनिक संस्थाओं का एक भिन्न और जटिल समूह है। स्वतंत्रता के बाद भारत में विभिन्न श्रेणियों के संस्थान रहे जिन्होंने इनके विकास में योगदान दिया। भारत में सार्वजनिक संस्थान विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जैसे मानवाधिकारों को सुनिश्चित करना, किसी विशिष्ट डोमेन को विनियमित करना, सरकारी संगठनों की आर्थिक जवाबदेही सुनिश्चित करना इत्यादि। मैंने आपको सार्वजनिक संस्थानों के बारे में काफी डिटेल में बता दिया है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लिख पाओ। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सार्वजनिक संस्थाओं की विशिष्ट कार्य या विशेषताएं जिनकी वजह से वो सार्वजनिक बनती है। सार्वजनिक संस्थाओं की प्रकृति में ये सार्वजनिक रूप की होती है क्योंकि वे बड़े पैमाने पर जनता से संबंधित मामलों से निपटती है, लेकिन उनके विशिष्ट कार्य उनकी प्रकृति में उन्हें विशिष्ट रूप से सार्वजनिक भी बनाते हैं। जैसे प्रतिनिधित्व, निर्वाचित निकाय या सार्वजनिक संस्थाओं की संरचना लोगों और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करती है। यह सुनिश्चित करती है कि सरकार जवाबदेही बनी रहे। नेक्स्ट है विधान। विधायी संस्थाएं कानून बनाती है जो व्यवस्था बनाए रखने और समाज को विनियमित करने के लिए आवश्यक है। प्रशासन और निष्पादन। सरकारी संस्थाएं बड़े पैमाने पर सार्वजनिक नीतियों को लागू करने और निष्पादित करने का कार्य करते हैं। न्याय निर्णयन। न्यायिक संस्थाओं के विवाद कानून के शासन को कायम रखते हैं और संविधान की व्याख्या करते हैं। नागरिक कल्याण। सार्वजनिक संस्थाएं पदाधिकारियों का समग्र उद्देश्य अधिकतम लोगों को अधिकतम कल्याण प्रदान करना होता है। यही सब कारण है कि ये संस्थाएं सार्वजनिक रूप ग्रहण करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अध्ययन की आवश्यकता। 21वीं सदी में देश के सार्वजनिक संस्थानों के अध्ययन की आवश्यकता अब पहले से कहीं ज्यादा अधिक है।
सार्वजनिक संस्थानों का अध्ययन न केवल इनकी विशेषताओं और कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालता है, बल्कि महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इनका अध्ययन करने से यह भी पता चलता है कि इन संस्थानों ने समय की कसौटी पर कैसी प्रतिक्रिया दी और उनके सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने क्या बदलाव किए। अध्ययन से हमें यह समझने में भी मदद मिलती है कि ये संस्थाएं किस प्रकार काम करती हैं और इनमें सुधार की क्या संभावनाएं हैं। यह हमें उनके संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है। उनका अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कानून और सार्वजनिक नीतियां कैसे बनाई और लागू की जाती है। सार्वजनिक संस्थान लोकतांत्रिक शासन को कायम करने, नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने और कानून का शासन बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अभी हमने पढ़ा कि ये इनका अध्ययन क्यों आवश्यक है। अब अध्ययन के लिए सार्वजनिक संस्थाओं के अलग अलग दृष्टिकोणों को अपनाया जाता है, अर्थात अलग अलग अप्रोचेज अपनाई जाती है। तो फर्स्ट है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। संस्थानों की विकास यात्रा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया जाता है, जिससे उनके विकास क्रम, परिवर्तन और अनुकूलन को समझने में सहायता मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है तुलनात्मक दृष्टिकोण। इसमें विभिन्न देशों या राज्यों की सार्वजनिक संस्थाओं की तुलना आपस में की जाती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का पता चलता है। इसके बाद थर्ड है कार्यात्मक दृष्टिकोण। इससे संस्थाओं के कार्य, उद्देश्यों और भूमिकाओं का अध्ययन किया जाता है, जिससे नीति निर्माण, सेवा वितरण, न्याय व्यवस्था आदि पर ध्यान जाता है। फोर्थ है संरचनात्मक दृष्टिकोण। संस्थाओं की संरचना, उनके घटक, अंगों और आंतरिक व्यवस्थाओं का अध्ययन इस दृष्टिकोण में किया जाता है। यह दृष्टिकोण संस्थाओं की आंतरिक संरचना और स्वरूप पर केंद्रित होता है। इसके बाद फिफ्थ है व्यवहारिक दृष्टिकोण। इसमें संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्तियों और उनके व्यवहार पर ध्यान दिया जाता है। यह दृष्टिकोण उनके आदर्श और वास्तविक व्यवहार की तुलना करता है। इसके बाद नेक्स्ट है कानूनी दृष्टिकोण। इसमें संविधान, कानूनों और नियमों के तहत संस्थाओं की भूमिका और शक्तियों का अध्ययन होता है। इससे संस्थाओं की विविधता और दायित्वों का पता चलता है। नेक्स्ट है प्रणालीगत दृष्टिकोण। इसमें संस्थाओं को एक समग्र प्रणाली के रूप में देखा जाता है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और फीडबैक के चक्र का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट है समकालीन दृष्टिकोण। इसमें आधुनिक मुद्दों और चुनौतियों को ध्यान में रखकर संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे डिजिटलीकरण, वैश्वीकरण, पर्यावरणीय संकट आदि। भारत में सार्वजनिक संस्थाओं का विकास किस प्रकार से हुआ है, अब हम उसे पढ़ेंगे। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भारत में सार्वजनिक संस्थाओं का इतिहास प्राचीन काल से शुरू होता है, जहां पंचायत व्यवस्था, कबीलाई समितियां और राजाओं के दरबार जैसे संस्थागत ढांचे मौजूद थे। आधुनिक काल में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रशासनिक ढांचे का विकास हुआ, जिसमें विभिन्न संस्थाओं की नींव पड़ी। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद संविधान के माध्यम से लोकतांत्रिक सार्वजनिक संस्थाओं की स्थापना हुई। मैंने आपको इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि शॉर्ट में बताई है, आप इसे डिटेल में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर ज़्यादा मार्क्स में आंसर आता है। कि पहले आप प्राचीन काल का बताओगे, उसके बाद आधुनिक काल में जब ब्रिटिश शासन था उसके बताओगे, फिर लास्ट में संविधान के बाद वाले समय के लिए बताओगे। नेक्स्ट है भारत में प्रमुख प्रकार की जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला संवैधानिक संस्थाएं, वैधानिक संस्थाएं, नियामक संस्थाएं, कार्यकारी संस्थाएं, अर्ध न्यायिक संस्थाएं। अब हम इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं एक संवैधानिक संस्था या संवैधानिक निकाय संविधान के प्रावधानों द्वारा स्थापित एक सरकारी इकाई है, क्योंकि ये संवैधानिक संस्थाएं अपनी शक्तियां, कर्तव्य और जिम्मेदारियां सीधे संविधान से प्राप्त करती हैं, जिन्हें उप संवैधानिक विधायन की तुलना में विधानपालिका द्वारा संशोधित करना अधिक कठिन होता है। उनकी स्थिति उप संवैधानिक कानूनों द्वारा गठित संस्थाओं की तुलना में अधिक ठोस और स्वतंत्र होती है। वे विशेष रूप से संविधान में सूचित होती है, जिसका अर्थ है कि उनके विशेष अनुच्छेद संविधान में लिखित होते हैं। इनमें से किसी भी संस्थान के कार्यों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए वित्त आयोग, यूपीएससी, चुनाव आयोग, सीएजी,
SC और ST के लिए राष्ट्रीय आयोग आदि जैसे संस्थाएं संवैधानिक संस्थानों के उदाहरण हैं। इसके बाद हम देखते हैं वैधानिक संस्थाएं। वैधानिक संस्थाएं ये वे संस्थाएं हैं जो प्रकृति में गैर संवैधानिक है, क्योंकि इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं होता। हालांकि इन्हें बाद में संविधान के अधिनियम द्वारा निर्मित या स्थापित किया गया है। विधान विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का दूसरी शब्दावली है। इस प्रकार संसद में कानून पारित करके बनाई गई कोई भी संस्था वैधानिक संस्था कहलाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय हित न्यायाधिकरण वैधानिक संस्थान निकायों के कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद हम देखते हैं नियामक संस्थाएं। नियामक संस्थाएं ये गतिविधियां या गतिविधियों के एक निश्चित क्षेत्र में मानकों को परिभाषित करने, लागू करने और विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा गठित स्वतंत्र सरकारी एजेंसियां हैं। वे कार्यपालिका के सीधे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत भी हो सकते हैं और नहीं भी, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI भारत में नियामक संस्थानों के उदाहरण हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कार्यकारी संस्थाएं। कार्यकारी संस्थाएं ये वे संस्थाएं होती हैं जो कार्यकारी शाखा के विस्तार के रूप में कार्य करती है। इनका न तो संविधान में उल्लेख होता है और न ही संविधान के किसी अधिनियम द्वारा इन्हें स्थापित किया जाता है। ये कार्यकारी संकल्प या कार्यवाही द्वारा स्थापित होते हैं। हालांकि यदि संसद उनकी स्थापना के लिए कोई नया कानून या अधिनियम बनाती है तो उन्हें वैधानिक निकाय में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को आधार अधिनियम 2016 के तहत एक वैधानिक निकाय में बदल दिया गया था। नीति आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो और राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में कार्यकारी संस्थानों के उदाहरण हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अर्ध न्यायिक संस्थाएं। अर्ध न्यायिक संस्थाएं ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जो न्यायिक शाखा का विस्तार मानी जाती है, फिर भी वे अलग अलग न्यायिक संस्थाएं हैं क्योंकि उनका दायरा और क्षेत्र न्यायालय की तुलना में सीमित है। इन संस्थाओं का गठन किसी विशेष डोमेन के लिए न्यायाधिकरण के रूप में, मध्यस्थ के रूप में या न्यायालय में लंबित मामले पर एक विशेष निकाय के रूप में किया जा सकता है। अर्ध न्यायिक संस्थाओं को वित्तीय बाजार, सार्वजनिक मानकों, भूमि उपयोग और पर्यावरण प्रभाव, रोजगार कानून आदि जैसे डोमेन में काम करते देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, सेबी अर्ध न्यायिक संस्थानों आदि के बारे में हमने देखा है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं भारत में नीति और समग्र विकास में सार्वजनिक संस्थाओं की भूमिका। भारत में सार्वजनिक संस्थाएं न केवल शासन और प्रशासन का संचालन करती है, बल्कि वे नीति निर्धारण और समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये संस्थाएं सार्वजनिक और राज्य स्तर पर नीति निर्माण, योजनाओं के कार्यान्वयन और उनके मूल्यांकन में योगदान देती है, जिससे देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को नई दिशा मिलती है। अब हम इसकी मुख्य भूमिकाएं देखते हैं। पहली है नीति निर्माण। संसद, विधानसभाएं और नीति आयोग जैसे संस्थान देश की विकास योजनाओं और नीतियां तैयार करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में प्रभावी नीति बनाना इनका मुख्य कार्य होता है। नीति आयोग जैसे संस्थान नीति निर्धारण में विशेषज्ञ सलाह और अनुसंधान आधारित सुझाव प्रदान करते हैं। इसके बाद नीति कार्यान्वयन में इसकी भूमिका देखेंगे। कार्यपालिका, जिसमें हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी नीतियों और योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने का कार्य करती है। विभिन्न मंत्रालय और विभिन्न योजनाओं को असरदार तरीके से लागू करने के लिए भी सार्वजनिक संस्थाएं ही जिम्मेदार होती हैं। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना आदि। तीसरा है संसाधनों का समुचित उपयोग। सार्वजनिक संस्थाएं देश के आर्थिक योजनाओं के अनुसार वित्तीय, प्राकृतिक और मानव संसाधनों का उचित वितरण और उपयोग सुनिश्चित करती है। इससे समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है पारदर्शिता और जवाबदेही। महालेखा परीक्षा और केंद्रीय सतर्कता आयोग जैसे संस्थान सरकारी कार्यों की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। महालेखा परीक्षा CAG और CVC इन दोनों के बारे में हम लास्ट यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है और नागरिकों का प्रशासन पर विश्वास बढ़ता है।
समाज और नागरिकों का कल्याण। सार्वजनिक संस्थाएं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी जन कल्याणकारी सेवाओं को सुनिश्चित करती हैं। ये योजनाएं सामाजिक विषमताओं को कम करने और गरीब तथा वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का कार्य करती हैं। विकास और नवाचार में नीति आयोग और अन्य निकाय वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देते हैं। इससे भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती मिलती है और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होता है। भारत में सार्वजनिक संस्थाएं केवल प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा नहीं है, बल्कि देश की विकास यात्रा की दिशा और गति निर्धारित करती है। नीति निर्माण से लेकर क्रियान्वयन, संसाधनों के समुचित उपयोग से लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही तक, ये संस्थाएं देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास में एक अहम कड़ी है। अब हम देखते हैं भारत में सार्वजनिक संस्थाओं के समक्ष जो चुनौतियां आती हैं वो क्या क्या है। भारत की सार्वजनिक संस्थाएं शासन और विकास के महत्वपूर्ण स्तंभ है। हालांकि इनके संचालन में कई चुनौतियां भी सामने आती हैं, जो इनके प्रभावी कार्यान्वयन को प्रभावित करती हैं। इन चुनौतियों का अध्ययन करने से उनकी समस्याओं को समझने और उन्हें सुधारने की दिशा में प्रयास करने में मदद मिलती है। तो पहले हम देखते हैं मुख्य चुनौतियां क्या है। भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी। सार्वजनिक संस्थाओं में पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार की घटनाएं आम है। नीतिगत निर्णयों में पक्षपात और संसाधनों के दुरुपयोग से नागरिकों का विश्वास कमजोर हो जाता है। जवाबदेही की प्रणाली कमजोर होने के कारण दोषियों पर कार्यवाही में ढिलाई बरती जाती है। इससे नेक्स्ट है संसाधनों की कमी। कई संस्थाओं के पास पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों की कमी होती है, जिससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। प्रशिक्षित और दक्ष कर्मचारियों की कमी, तकनीकी संसाधनों की अनुपलब्धता और अव्यवस्थित वित्तीय प्रबंधन इन समस्याओं को बढ़ाते हैं। इसके बाद अगली चुनौती है निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव। नीति निर्माण और कार्यान्वयन में पारदर्शिता की कमी से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और नीतियों पर जनता का विश्वास कम हो जाता है। कई बार जनता की भागीदारी भी सीमित होती है, जिससे उनकी वास्तविक जरूरतें नीति निर्माण में शामिल नहीं हो पाती। अगला है राजनीतिक हस्तक्षेप। कई संस्थाएं राजनीतिक दबाव के अधीन होती हैं, जिससे उनके स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय प्रभावित होते हैं। इससे संस्थाओं की स्वायत्तता कमजोर होती है और उनके कार्य निष्पक्ष रूप से संपन्न नहीं हो पाते। अगली चुनौती है संरचनात्मक और कानूनी कमियां। कुछ संस्थाओं का ढांचा पुराना और अप्रासंगिक हो चुका है, जो वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार काम करने में असमर्थ होता है। कानूनी प्रावधानों में अस्पष्ट और जटिल प्रक्रियाओं की समस्याओं को बढ़ाती है जटिलताएं। इसके बाद नेक्स्ट है नागरिक जागरूकता और सहभागिता की कमी। आम जनता में सार्वजनिक संस्थाओं के कार्यों और अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी होती है। इससे नागरिक संस्थाओं की जवाबदेही और पारदर्शिता पर दबाव नहीं बना पाते। भारत में सार्वजनिक संस्थाओं को भ्रष्टाचार, संसाधनों की कमी, पारदर्शिता के अभाव और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रशासनिक सुधार, कानूनी सशक्तिकरण, तकनीकी नवाचार और नागरिक जागरूकता को बढ़ावा देना आवश्यक है। केवल तभी ये संस्थाएं लोकतांत्रिक शासन और समावेशी विकास की अपने लक्ष्यों को पूर्ण कर पाएंगे। जब भी आप एग्जाम में लिखोगे कि क्या क्या चुनौतियां हैं, तो आप उन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ थोड़े से उपाय भी लास्ट में बताओगे। जैसे इसमें बताया है कि प्रशासनिक सुधार, कानूनी सशक्तिकरण, तकनीकी नवाचार और नागरिक जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। इसके बाद हम इस पूरे चैप्टर की अगर समरी देखें, निष्कर्ष देखें, तो सार्वजनिक संस्थाओं का अध्ययन केवल प्रशासनिक ढांचे को समझने के लिए ही नहीं, बल्कि यह जानने के लिए भी आवश्यक है कि संस्थाएं समाज में लोकतंत्र, विकास और समावेशिता को किस प्रकार मजबूती प्रदान करती हैं। इनके संचालन और विकास की समीक्षा से ही हम नवाचार, दक्षता और पारदर्शिता की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में आपकी यूनिट 1 पूरी कंप्लीट हो गई है। एक एक करके हम ऐसे ही सभी यूनिट्स को डिटेल में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब